हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। इसके अलावा भी एक और पार्ट आएगा इसका, जिसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें तो क्या होने वाला है। पीरियोडिक टेबल तो सबने देखा होगा, ठीक है ना। रफली बना रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी पीरियोडिक टेबल आप खुद देख लेना अच्छे से कि कैसे होता है। या इन जनरल जब वीडियो पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री में, बेसिस पढ़ेंगे हम उसमें, तो उसमें जो है आपको सारी कंसेप्ट से हम क्लियर कर देंगे। तो अभी क्या है, देखो पीरियोडिक टेबल में यहाँ से यहाँ, इन्हें हम बोलते हैं, यहाँ पे दो रोज आपको ऐसे मिलेंगी, इन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। एस ब्लॉक, ये यहाँ से यहाँ तक आगे हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये 6 होते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक आगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये 10 होते हैं। और ये आगे हमारे पास कौन से, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वाले, जिसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी आ जाएंगे। तो मेटल की साइड्स होते हैं हमारे ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक वाले, ठीक है ना। ये मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स। और नॉन मेटल्स होते हैं हमारे इस साइड। और यहाँ पे लास्ट में होते हैं हमारे पास जिन्हें हम बोलते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस। अब ये रिएक्ट क्यों करेंगे, चाहे मेटल हो नॉन मेटल हो कोई भी हो, वो रिएक्ट क्यों करेगा। वो रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट किस लिए करेगा, अपने आप में स्टेबिलिटी लाने के लिए। अपने आप में स्टेबिलिटी लाने के लिए कोई भी चीज़ जो है रिएक्ट करेगी ताकि उसमें जो है स्टेबिलिटी आ जाए। फॉर एग्जांपल, आप लोग पढ़ रहे हो, चाहे एसआई के लिए पढ़ रहे हो या अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हो, किस लिए, कि जॉब मिल जाएगी, स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी तो तब भी नहीं आती है, ठीक है ना, समझ आए। मगर चलो दिल तसल्ली। अच्छा, क्या होता है कि कोई भी चीज़ स्टेबल कब होगी, खासकर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, कोई भी चीज़ कब लगेगी कि ये स्टेबल है, जब उसके पास, देखो ये हमने पढ़ा था ना, के एल एम और एन, ये क्या है, एनर्जी शेल्स, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े थे हमने। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास इस के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एल में कितने होते हैं, 8। एम में कितने होते हैं, 8। ऐसे चलता है। मीन्स लेविस ने थ्योरी दी थी, कौन सी, ऑक्टेट थ्योरी, ऑक्टेट रोल या थ्योरी। इसके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से ये है कि जो आपका वैलेंस शेल है, ठीक है ना, वैलेंस शेल कौन सा होता है, आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, Na, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, के में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने होंगे, 8, और एम में कितना होगा, 1, ठीक। अब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे इसका लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। मीन्स इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से आपको कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल पे, ठीक है ना। या ऑक्टेट या डुप्लेट होना चाहिए आपके पास, डुप्लेट। डुप्लेट कौन सा केस है आपका, हाइड्रोजन और हीलियम वाला केस, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 का तो बात सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो डुप्लेट का केस है सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम का। अब देखो, अब जो मैंने आपको ये बात कही कि ये जो नोबल गैसेस हैं, जो कि कहाँ पे हैं,
राइट साइड में है पीरियोडिक टेबल पे, यहाँ पे क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जेनान और रेडान। इनको नोबल इसलिए कहा जाता है कि रिएक्ट नहीं करती। अब ये रिएक्ट क्यों नहीं करती है? क्योंकि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है या इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन क्या मान के चलेंगे हम कि वो स्टेबल है। जब वो स्टेबल है तो उन्हें लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें जो है कोई कंपाउंड्स वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ, ठीक है। इनको मान के चलते हैं हम कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल। लेकिन अब सोडियम की बात करें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। अब सोडियम के पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको 8 पूरे करने हैं, तो इसको 7 जो है कोई देने वाला नहीं है, 7 तो कोई देगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक खरीदने जाना, 1 लाख रुपए बाइक की कीमत है, ठीक है ना। 1 लाख रुपए जो है बाइक की कीमत है। अगर आपके पास 90,000 रुपये अपने हैं तो आप 10,000 किसी से ला सकते हो। अगर आपके पास 80,000 भी अपने हैं तब भी आप किसी से 20,000 ला सकते हो। अगर आपके पास 70,000 अपने हैं तब भी आप 30,000 किसी से मांग सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ 10,000 है तो 90,000 देगा कोई आपको? कोई भी नहीं देगा, नहीं ना देगा। बस वही हाल इधर भी है। तो यहाँ इसको क्या करना है, इसको 7 तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं कोई, ताकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसकी आ जाए। मीन्स यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। मीन्स नेक्स्ट जो है हीलियम, या हीलियम नहीं तो क्या बोले, नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इनको मिल जाएगी। लेकिन एक देगा नहीं इसको, तो ये क्या करेगा, इसको या तो इसको साथ देगा नहीं कोई, इसकी ये क्या करेगा, इस एक को भी लूज कर लेगा, ठीक है ना। जब इसने ये एक भी दे दिया, अब इसके पास क्या बचा, 2 और 8। 2 और 8, 8 मतलब यहाँ पे क्या, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये सोडियम क्या बन गया, Na+, और ये किस फॉर्म में आ गया, अब स्टेबल फॉर्म में, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी। समझ आई। वैसे ही केस किसका होता है, नॉन मेटल्स का। ये मेटल्स की बात कर रही थी सोडियम। नॉन मेटल्स के केस में क्या होगा, नॉन मेटल्स के केस में देखो, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इनकी टेंडेंसी क्यों होती है लूज करने इलेक्ट्रॉन की, क्यों, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ठीक है। अब इन्हें 7 तो देगा नहीं कोई, 6 तो देगा नहीं कोई, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और खुद अटेन कर लेते हैं एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है कि इनको कम इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन में कितने होते हैं, 2, 8 और 7, ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। अब इसको कितने, अगर इसने ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको अगर 8 पूरे करने हैं तो इसको एक इलेक्ट्रॉन जो है चाहिए, ठीक है ना। एक तो इसको दे ही देगा कोई ना कोई, ठीक है ना। तो 7 लूज क्यों करेंगे, तो इसकी क्या टेंडेंसी होती है, नॉन मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तभी हम मेटल्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मींस उनकी टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल्स को क्या कहते हैं हम, हाँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और दूसरी बात, मेटल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, कैटाइंस। मेटल्स क्या बनाएंगे, कैटाइंस, मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और खुद पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो यह है कैटाइन। और इनकी क्या टेंडेंसी होती है, नॉन मेटल्स ये अनाइन बनाते हैं, ये इनकी टेंडेंसी होती है टू गेन एक्सेप्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब क्लोरीन को एक कोई ना कोई दे देगा। अब जैसे NaCl बनता है, NaOCl, तो Na के केस में क्या होता है कि 2, 8 और 1 ये कॉन्फ़िगरेशन है। और क्लोरीन की बात करें तो क्या है, 2, 8 और 7 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन के पास भी कितने हो जाएंगे, 8 पूरे। और क्लोरीन के पास 8 पूरे हो जाएंगे तो ये Cl नेगेटिव बन जाएगा। और सोडियम ने जब 1 दे दिया तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 10। मीन्स ये Na पॉजिटिव बन जाएगा। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनेगा जिसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के हो गए। समझ आई बात की क्या है मेटल्स और नॉन मेटल। हाँ, और मेटल्स और मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, मीन्स मेटल्स जो हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड।
मेटेलिक बॉन्ड। और नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, उसे हम बोलते हैं वीक वंडरवाल, वीक वंडरवाल्स फोर्सेस होती हैं या बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये बेसिक था, याद रखना मेटल कैसे बिहेव करेगा और नॉन मेटल्स कैसे बिहेव करेंगे। मेटल की क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और नॉन मेटल्स की क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ये याद रखना, ये जहन में बिठा लेना कि वो क्यों करेंगे, लूज क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन, ताकि खुद की जो है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, जिसे हम मान के चलते हैं कि ऑक्टेट बने या डुप्लेट बने। और नॉन मेटल्स के केस में वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ताकि वो अपनी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो है ऑक्टेट पूरा कर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सबसे पहले देखते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन या एयर। इसे हम बर्निंग भी कहते हैं या कंबस्टन भी कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन या एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। तो क्या बनाएंगे, मेटल जब कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड्स। जैसे हमने मेटल ले लिया Mg प्लस O2 क्या बन गया, MgO। बैलेंस नहीं है ये रिएक्शन, है अनबैलेंस्ड है। बैलेंस करनी होगी तो इसको यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। ठीक है, इस तरह बैलेंस। अब मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, हमने इसकी रिएक्शन की इसके साथ, तो क्या आया हमारे पास MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मीन मेटल ऑक्साइड बना। या दूसरी हम रिएक्शन ले ले, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा Na2O। और तीसरी अगर हम एग्जांपल ले लें Zn, जिंक प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अब ये जितने भी मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं ये क्या होते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर के। ठीक है, जो भी मेटल ऑक्साइड्स बने ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, मीन्स इनकी नेचर क्या होती है, बेस नेचर के होते हैं। ये हमें कहाँ से पता चलेगा, जब हम इन मेटल ऑक्साइड्स को पानी में मिक्स करेंगे, पानी में इनका जो एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, और फिर जब एक्वस सोल्यूशन, जब ये मेटल ऑक्साइड्स को हम पानी में डाल देंगे, एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो जो सोल्यूशन बना है वो देखेंगे हम, तो वो क्या होगा, बेस, बेस होगा, वो बेस बनेगा एक, वो क्या बनने वाला है, बेस। तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को जो है चेंज कर देता है किसमें, ब्लू में। अब हम इसको कैसे देखते हैं, जैसे ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जब हमने इसको वाटर में ऐड कर दिया तो अब ये क्या बनाएगा, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। वैसे ही दूसरी अगर हम एग्जांपल ले लें Zn प्लस H2O, तो ये क्या बनाएगा, ZnOH2 मीन्स जिंक हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, और ये भी क्या है, बेस है। ये भी बेसिक, बेसिक इन नेचर है। वाटर यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल, दोनों केसेस में वाटर क्या है, न्यूट्रल। अगर वाटर न्यूट्रल है तो ये जो बेस बना ये किसकी वजह से बना, ये तो मेटल ऑक्साइड्स की वजह से जो है ये बेस, बेसिक इन नेचर हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेटल की जब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जिनकी क्या नेचर होती है, बेसिक इन नेचर। अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हमारे पास, इनमें बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स है हमारे पास Na2O, MgO, ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें एक्सेप्शंस भी है हमारे पास, एक्सेप्शंस भी है हमारे पास कि कुछ ऑक्साइड्स जो हैं हमारे क्या बनते हैं,
एसिडिक ऑक्साइड्स भी बनते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स भी बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास, CrO3 और MnO7। ये क्या हमारे पास मेटल्स की जब रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ, मेटल ऑक्साइड्स बने, और ये वाले कौन से हैं हमारे पास, ये एसिडिक ऑक्साइड्स भी बनते हैं। और एक और किस्म के हमारे पास, जब मेटल ऑक्साइड्स कुछ ऐसे बनते हैं जिनकी नेचर जो है एसिडिक भी होती है, एसिडिक नेचर के भी होते हैं प्लस बेसिक नेचर के भी होते हैं। मीन्स एसिडिक ऑक्साइड्स भी बनते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स भी बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये कौन कौन से बनाते हैं हमारे पास, एल्युमिनियम बनाता है, जिंक बनाता है, और पीबी मेटल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Al2O3, ZnO और पीबी, ये कौन से ऑक्साइड्स हैं हमारे पास, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मीन्स ये एसिडिक भी ऑक्साइड्स हैं और बेसिक भी ऑक्साइड्स हैं। और ये ZnO जो है इसे हम यूज करते हैं एज एन एब्जॉर्बर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और सनस्क्रीन वो जो लोशन वगैरह होता है उसमें जिंक ऑक्साइड्स भी होते हैं। ये आए एम्फोटेरिक नेचर ऑक्साइड्स की। इसे हम और कैसे समझेंगे कि देखो, जो भी हमने कोई हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड पकड़ते हैं Al2O3, इसकी जब हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, HCl, HCl क्या है, एसिड है, HCl क्या है हमारे पास, एसिड। जब इसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाएंगे तो ये ऑक्साइड्स जो है एक्ट एज करेंगे बेस। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, एसिड और बेस की रिएक्शन में क्या बनता है हमेशा, सॉल्ट और वाटर। क्या बनेगा, AlCl3 प्लस वाटर, ये क्या है, साल्ट है, और ये H2O वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना, ये हम टाइप्स ऑफ इक्वेशन में भी पढ़ चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो एक साल्ट बनता है और वाटर बनता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हमने Al2O3, ये क्या था हमारे पास, मेटल ऑक्साइड, जब हमने इसे एसिड में इसके साथ रिएक्शन की तो ये एक्ट एज ए बेस करेगा। लेकिन जब हम बेस के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक्ट एज एसिड करेगा। मीन्स ये दोनों करेक्टर्स या दोनों नेचर जो है शो कर रहा है, Al2O3 प्लस NaOH। अब ये NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस। और जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये मेटल ऑक्साइड क्या एक्ट करेगा, एज एन एसिड। तो क्या बनने वाला है प्रोडक्ट हमारे पास, NaAlO2। ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, ये है सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मीन ये मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए हमने इन्हें क्या कहा कि ये इनकी नेचर क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा ऑक्सीजन के साथ, मीन्स कौन सा मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करेगा। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। और ये बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले क्या है, लिथियम Li, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe आयरन, फिर Pb लेड,
और फिर उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन। दूसरे कलर से लिखा है, क्यों लिखा है बाद में बताऊंगा। हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के बाद क्या है हमारे पास, यहाँ से चलते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद है कॉपर, फिर मरकरी Hg, फिर Ag सिल्वर, फिर Au गोल्ड, और फिर Pt प्लेटिनम। अब यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो टॉप है जहाँ लिथियम पोटेशियम सोडियम, ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है, और ये जो है लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है। ये है ऑर्डर ऑफ मेटल्स का, ऑन द बेसिस ऑफ किस, ऑन द बेसिस या इन टर्म्स ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मीन्स लिथियम जो बहुत जल्दी जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका क्या मतलब है कि वो जल्दी ही रिएक्शन करेगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो उससे कम कौन सा होगा, पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम। मीन्स मोस्ट रिएक्टिव ये वाली साइड है और लीस्ट रिएक्टिव ये वाली साइड है। अब हाइड्रोजन मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा कि देखो यहाँ पे क्या होने वाला है कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी है ना, ये जैसे Pb है, Fe है, Zn है, Al है, इनकी टेंडेंसी है कि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। मीन्स किसी कंपाउंड के साथ अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इनकी टेंडेंसी है कि ये हाइड्रोजन को वहां से भगा सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोजन के नीचे हैं कॉपर वगैरह, इनकी टेंडेंसी ये, देखो दो चीज़ें यहाँ पे याद रखना, और खासकर नॉन साइंस स्टूडेंट्स जो है दिमाग खोल के रखना, ठीक है, कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी ये एलिमेंट मैंने लिखे हैं, इनकी टेंडेंसी है कि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी हैं, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, इतनी इनकी औकात नहीं है। और एक बात और दूसरी बात, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि मैं बोलूं यहाँ पे मैग्नीशियम है, या ये बोलूं एल्युमिनियम है और Fe है, ठीक है, याद रखना। तो इनमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, अगर मैं एल्युमिनियम और Fe की बात करूं तो इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, एल्युमिनियम, और Fe की रिएक्टिविटी कम होगी। मीन्स जब कभी भी, बस ये याद रखो, फिर जब आगे आएगा मैं बताऊंगा। मीन्स एल्युमिनियम और Fe की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सोडियम और मैग्नीशियम की बात करूं तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा। या सोडियम और कैल्शियम की बात करूं तो सोडियम जो है ज़्यादा, मीन जो टॉप वाली साइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और टोंट वाली साइड क्या होगी, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ये याद रख लेना। और ये जो है, ये जो है, ये लिथियम पोटेशियम सोडियम, ये क्या करेंगे, मोस्ट रिएक्टिव होंगे। इनकी रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा होगी, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यहाँ तक सोडियम तक, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, ये वायलेंट रिएक्शन भी शो करते हैं। इसीलिए हम लिथियम को, पोटेशियम को और सोडियम को कैरोसिन में रखते हैं, ताकि ये ऑक्सीडेशन इनकी ना हो। या ऐसे खुली हवा में होंगे, ये वहाँ से भी ऑक्सीडेशन कर लेंगे, और जो है ये एलिमेंट जो है कैचेस फायर कर लेंगे। इसीलिए हम इन्हें जो है स्टोर करके रखते हैं कैरोसिन ऑयल। नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे मेटल्स। तो मेटल जो है क्या बनाएंगे, मेटल सबसे पहले, मेटल जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो पहले बनाएंगे मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। पहले क्या बनाने वाले हैं, मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस। उसके बाद वो मेटल ऑक्साइड्स वो फर्दर रिएक्ट, वो सॉल्युबल होंगे, वो फर्दर रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये याद रखना, ठीक है। मेटल प्लस वाटर, या डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं कि मेटल हाइड्रोक्साइड। एक्चुअल में क्या होगा, पहले मेटल ऑक्साइड बनाएगा, वो फर्दर सॉल्युबल होगा वाटर में, वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। जैसे इसकी एग्जांपल ली हमने Mg, ये क्या है, मेटल है। Mg प्लस H2O क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम की बात करें तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2
प्लस हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम की बात करें तो KOH प्लस H2, और सोडियम की बात करें Na प्लस H2O, क्या बना है NaOH और H2। ये सोडियम और पोटेशियम ये रिएक्टिविटी सीरीज में भी कहाँ है, सबसे ऊपर। तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी जो है रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इवन के कोल्ड वाटर के साथ भी जो है अपनी रिएक्शन शो करवाते हैं। ये जो हाइड्रोक्साइड्स बने हैं ये किस नेचर के होंगे, सारे के सारे किस नेचर के होंगे, ये बेसिक नेचर के होंगे। और ये क्या करेंगे, ये रेड लिटमस को टर्न करेंगे, ये टर्न करेंगे रेड लिटमस को ब्लू में। ये टर्न्स रेड लिटमस किसमें, रेड लिटमस ब्लू। समझ आई। अब यहां पे क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने फिर लिख दी। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने क्यों लिखी कि ये जो है लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ये वायलेंट रिएक्शन शो करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक। और वो जो रिएक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी, वो इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी कि ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस के इग्निशन टेम्परेचर को अचीव कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस में आग लग जाएगी, और ये उस आग की वजह से जो है बाकी मेटल भी जो है वो भी बर्न करना शुरू हो जाएगा ये। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन वो उतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक तो वो भी होंगी, लेकिन वहाँ से हीट की जो प्रोडक्शन है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी कि हाइड्रोजन गैस जो है फायर कैच कर पाए। समझ आए, आप शायद मेरी बात को समझ रहे हैं। और अगर हम बात करें कि एल्युमिनियम, जिंक और Fe की, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेटल जब रिएक्ट करेंगे, ये हम ऐसे समझेंगे कि मेटल्स प्लस हॉट या कोल्ड वाटर के साथ, हॉट या कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और वही मेटल जब स्टीम के साथ, स्टीम भी क्या है, वाटर ही है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या बोला आपको कि ये जो एल्युमिनियम, जिंक, आयरन वगैरह है ये कोल्ड वाटर के साथ जो है रिएक्ट नहीं करते, ना ही हॉट वाटर के साथ, ये स्टीम के साथ जो है रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या बनाएंगे, ये सिर्फ बनाएंगे मेटल ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। और बाकी क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड मीन जो हॉट और कोल्ड वाटर के साथ ये एक्ट करेंगे वो बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और हीट भी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक, तो ये सारी रिएक्शनें होंगी, लेकिन ये बनाएंगे सिर्फ मेटल ऑक्साइड। और ये जो है नीचे, ये डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इन एनी कंडीशन, ये ना कोल्ड वाटर के साथ, ना हॉट वाटर के साथ, और ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए मेटल्स के केस में कि ये कैसे रिएक्ट करने, ठीक है। ये मैं बताऊंगा भी तरीका जो है इसके याद करने का। नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। अब मेटल्स की रिएक्शन जो है एसिड के साथ, एसिड कौन से लेंगे हम, डाइल्यूट एसिड और मिनरल एसिड्स लेंगे हम, मीन्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड HCl, लेकिन HNO3 जो है नहीं लेंगे हम, मीन इसके साथ जो है मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। तो मेटल्स की जब रिएक्शन होगी डाइल्यूट एसिड्स के साथ, चाहे वो HCl हो या H2SO4 हो, एक्सेप्ट जो है HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो वो क्या बनाएंगे, एक साल्ट प्रोड्यूस करेंगे और हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होगी। तो फॉर एग्जांपल Zn प्लस H2SO4 तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, और कैल्शियम H2SO4 Ca प्लस CaSO4 प्लस H2, ये ऐसे बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या देखेंगे, इसी में कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे Al है,
Al एल्यूमिनियम प्लस H2SO4, ये क्या बनेगा Al2SO4 थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी। या हम ये देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखेंगे हम, जैसे Zn जिंक की रिएक्शन करवाएंगे हम HCl के साथ, तो क्या बनेगा ZnCl2 प्लस H2। अब याद रखना जरा, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या है जिंक है, इसको जरा ध्यान में रखना क्या है जिंक। अब मैं आपको वो बताता हूँ जो बताना है। अब जाओ जरा रिएक्टिविटी सीरीज पे, देखो हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे, और जिंक कहाँ पे है, यहाँ पे। मीन्स जिंक कहाँ है, ऊपर है ना, हाइड्रोजन से ऊपर है। मीन्स जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के। दिमाग में बैठा कुछ, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। मीन्स हाइड्रोजन जहाँ पे कहीं चिपका होगा, लगा होगा, तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं, या जैसे जिंक है इसमें, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा क्या है रिएक्टिव है, किससे, हाइड्रोजन से। समझ आई बात की? तो वही यहाँ पे भी है, ज़रा ध्यान से। यहाँ पे जिंक है, ये HCl है ना, H और Cl, तो जिंक किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से। तो ये इसको क्या करेगा, लात मारेगा, और खुद किसके साथ चिपक जाएगा, Cl के साथ। तो ZnCl2 पल्ले पड़ा शायद मेरे ख्याल से। वैसे ही अगर हम बात करें Mg प्लस HCl की हम बात करें, तो क्या होने वाला है, MgCl2 प्लस H2। बैलेंस नहीं है ये, अनबैलेंस्ड है सारी। अच्छा अब Mg क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू किससे, हाइड्रोजन से। तो ये डिस्प्लेस करेगा किसको, हाइड्रोजन को। मेटल्स रिएक्शन में यही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो होने क्या वाला है कि जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज में, जो भी हमने रिएक्टिविटी सीरीज आपको लिखाई है, उसमें क्या होने वाला है कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, ये क्या करने वाले हैं, ये रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ और रिलीज करेंगे हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर की। कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl, तो यहां पे रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, वो देखो, वो हम कहाँ देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज में। कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ है ना कॉपर, और हाइड्रोजन कहाँ है, ऊपर। मीन्स ये जो कॉपर है, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, इसकी उतनी औकात नहीं है कि यह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाए। तो क्या ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। इस कॉपर की इतनी औकात नहीं है कि ये इस हाइड्रोजन को जो है डिस्प्लेस कर पाए, तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली। या हम ले लें Ag प्लस H2SO4, तो Ag भी क्या है, बहुत नीचे है किससे, रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन से। तो इसकी औकात नहीं है कि ये इस हाइड्रोजन को जो है डिस्प्लेस कर पाए, ये भी रिएक्शन नहीं होने वाली। अब हमने क्या कहा आपको कि डाइल्यूट एसिड्स तो हैं, लेकिन कौन कौन से, HCl भी डाइल्यूट और H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है, लेकिन डाइल्यूट HNO3 के साथ जो है रिएक्शन नहीं होती है। तो वो इसलिए नहीं होती है कि HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो इवॉल्व नहीं करेगा हाइड्रोजन गैस को। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन को। जैसे Zn की अगर हम बात करें, डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या करेगा, वाटर बनाएगा। कि यहाँ से जो गैस निकलेगी, यहाँ से जो गैस इवॉल्व होगी, ये उसको क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, उसकी ऑक्सीडेशन करवा लेगा, ठीक है ना, उसको सप्लाई करेगा ऑक्सीजन, और वो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H2O में। मीन्स एनी हाइड्रोजन इवॉल्व इज ऑक्सीडाइज टू
वाटर, याद रख लेना। और एक्सेप्शन की अगर हम बात करें कि हमने बोला मेटल्स तो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड्स के साथ, डाइल्यूट मिनरल एसिड चाहे HCl हो H2SO4 हो, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं। लेकिन हमारे पास सिर्फ दो बंदे ऐसे हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज Mn, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ। कितनी डाइल्यूशन, 1% डाइल्यूशन HNO3, और क्या लिबरेट करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस। आई होप आपको ये समझ आ गई, नहीं भी आई होगी तो फिर एक बार जरूर देख लेना वीडियो को। जैसे Mg प्लस डाइल्यूट HNO3, बिल्कुल डाइल्यूट फॉर्म में, क्या 1% HNO3, इतना डाइल्यूट, तो क्या बनाएगा MgNO3 ट्वाइस प्लस H2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होगी। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं नॉर्मल एसिड्स के साथ, उनके लिए स्पेशल रिएजेंट की जरूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो एक्वा रिजिया क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशो 3:1, मीन्स HCl का 3 और नाइट्रिक एसिड HNO3, मीन्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो है कंसंट्रेटेड HCl और HNO3 किस रेशो में अगर हम लेंगे 3:1, तो वो क्या करेंगे, इवन प्लेटिनम और गोल्ड भी जो है वो उसको भी पिघला सकते हैं, उसको उसके साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर सॉल्ट्स। अब देखो यहाँ पे मेटल है Fe और यहाँ पे हमने साल्ट लगाया है CuSO4 के साथ। अब क्या होने वाला है, क्या ये रिएक्शन होगी, तो होगी। ये क्यों होगी, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था रिएक्टिविटी सीरीज में कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, मीन्स जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे उनकी इतनी हिम्मत होगी कि वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते, एक कंडीशन। और दूसरी क्या कही थी मैंने, कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, किसी एलिमेंट से ऊपर है, तो ऊपर वाले की इतनी टेंडेंसी होगी कि वो कम रिएक्टिव वाले को वहां से डिस्प्लेस कर सकता है। अब यहाँ पे देखो Fe है और Cu है, अब हमें पता ही नहीं है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो हम कहाँ जाएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज पे Fe और Cu की बात करते हैं। अब देखो Fe कहाँ पे है, ये देख लो जरा, Fe कहाँ पे है, यहाँ पे, और Cu कहाँ पे है, यहाँ पे। तो Fe क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Cu, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा साल्ट से। तो किया ना इसने, ये देखो Fe ऊपर है ना, Fe ऐसे है, Fe और Cu यहाँ पे है, तो ये ऊपर वाला जो है इस कम रिएक्टिव को, लेस रिएक्टिव को जो डिस्प्लेस करेगा, तो रिएक्शन ये खुद इसकी जगह पे आ जाएगा और क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu। अगर ऐसे होता Cu प्लस FeSO4, तो Cu कहाँ है, ये तो नीचे है, लेस रिएक्टिव साइड है, और Fe कहाँ है, ऊपर, तो ये लो रिएक्टिव वाला इस हाई रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो इस केस में जो है रिएक्शन नहीं होने वाली। याद रहा, ठीक। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, खासकर नॉन साइंस स्टूडेंट्स वालों को तो अच्छे से पता चल जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, Zn प्लस FeSO4, तो ये क्या रिएक्शन होगी, ZnSO4 प्लस Fe, ये रिएक्शन तो हो जाएगी। अगर हम बात करें किसके साथ, Fe प्लस ZnSO4, तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली। क्यों, क्योंकि Zn जिंक इज लेस रिएक्टिव देन Fe, तो सारा खेल किसका है, रिएक्टिविटी सीरीज का। नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब देखो
हाइड्रोजन के साथ कैसी रिएक्शन होगी मेटल्स की, तो क्या होने वाला है, मेटल जनरली डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, कि क्यों नहीं भाई कंबाइन करेंगे। अब देखो ये इसलिए नहीं कंबाइन करेंगे कि देखो हाइड्रोजन है बेचारा यहाँ पे, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 1, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, ठीक है। और जो दूसरे मेटल्स हैं वो भी क्या करेंगे, वो उनके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1 2 या 3, वो रिएक्शन नहीं करेंगे जनरली, जो है वो कंबाइन नहीं करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे। और वहां पे क्या बोलते हैं जो बाकी हैं वो भी, उनकी भी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव की, वो भी ना, वो भी चाहेंगे कि हम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करें, तो हाइड्रोजन भी चाहेगा इलेक्ट्रॉन लूज करें। जनरली मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, होगा लिथियम, सोडियम और कैल्शियम वगैरह जो है ये फॉर्म करेंगे अनस्टेबल हाइड्राइड्स, रिएक्शन विद हाइड्रोजन मींस हाइड्राइड्स बनते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल LiH NaH और CaH2, और ये जो हाइड्राइड्स बनते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, ये किस नेचर के होते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स का क्या मतलब है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पे, वहां पे क्या बनता है आयनिक बॉन्ड बनते हैं ना, उसे हम बोलते हैं, या इलेक्ट्रोवायलेट बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं आयनिक करैक्टर शो करेंगे ये हाइड्राइड्स, समझ आई, रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से होते हैं, हेलोजन्स होते हैं हमारे पास फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, मीन्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या है हमारे पास हेलोजन्स। तो इनके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, दे कंबाइन विद हेलोजन्स टू फॉर्म वेल डिफाइंड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब जरा देखना कि ऐसा क्यों है। अब देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हमारे पास, फ्लोरीन, ठीक है, दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पे है नाइट्रोजन। इनका इसका क्या मतलब है कि फ्लोरीन हमेशा चाहेगा कि वो एक्सेप्ट, उनकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो लेगा लेगा। दूसरे नंबर पे कौन लेगा बेचारा, हाइड्रोजन, और तीसरे नंबर पे कौन लेगा, नाइट्रोजन। अब जब मेटल्स की क्या टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, मेटल्स की क्या टेंडेंसी है, मेटल्स की क्या टेंडेंसी है कि लूज इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल्स की क्या टेंडेंसी है, गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये मेटल तो बेचारे दे ही रहे हैं, ये तो चाहते ही हैं कि मैं दे दूं तो खुद स्टेबल हो जाऊं, नॉन मेटल चाहते हैं कि मुझे मिले और मैं स्टेबल हो जाऊं, तो ये अच्छे से बॉन्ड बनाएंगे। तो क्या करेंगे, दे कंबाइन विद हेलोजन्स टू फॉर्म वेल डिफाइंड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, फॉर एग्जांपल Na+Cl2, तो क्या बनेगा NaCl, ये मैंने बैलेंस किया। वैसे ही K+Br, तो क्या बनेगा KBr। समझ आई, होप कि समझ आई होगी। नेक्स्ट रिड्यूसिंग बिहेवियर। अब देखो एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान से देखना, मेटल्स बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेटल क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, मींस वो क्या करेंगे, अब देखना जरा, मेटल मेटल का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन को, टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अगर उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो वो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो मेटल खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी, खुद वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरे को, तो दूसरे को क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है, मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, वो दूसरा वाला गेन कर रहा है, तो इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्यों, क्योंकि वो रिडक्शन करवा रहा है, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन हो रही खुद की, लेकिन अगले को इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहा, तो उसे इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो मेटल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। देखो सोडियम टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्यों है इसकी, क्यों, अरे भाई सीधी सी बात है, 2 8 और 11 एक निकाल देगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ऑक्टेट बन जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किसकी, नॉन मेटल्स की। तो क्या होने वाला है, नॉन मेटल क्या करेंगे, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, नॉन मेटेलिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। समझ आए, नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल C+O2 क्या बनेगा, CO2, सल्फर प्लस O2 क्या बनेगा, SO2। वैसे ही नाइट्रोजन प्लस O2 क्या बनेगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनेंगे, जैसे NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स भी बनेंगे। तो ये जो हैं ये क्या है हमारे पास, एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स बनेंगे। ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे ये एसिडिक ऑक्साइड्स भी होंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स भी होंगे, या कौन से ऑक्साइड्स बनेंगे हमारे पास, न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बनेंगे। तो एसिडिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं हमारे पास, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या करेंगे, टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक है, और न्यूट्रल ऑक्साइड्स जो है लिटमस पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो ये वाले जो ऑक्साइड्स हैं हमारे पास ये सारे के सारे क्या हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। ये क्या समझे हम कि नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया इन्होंने, एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक या न्यूट्रल, या न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाए। ये एसिडिक ऑक्साइड्स या न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या करेंगे, जब ये एसिडिक, सॉरी न्यूट्रल नहीं, ये एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड्स को जब हम पानी में डाल देंगे तो ये क्या बनाने वाले हैं, एसिड। जैसे क्या बनती है हमारे पास, एसिड रेन की फॉर्मेशन होती है, एसिड रेन बनती है ना, जैसे CO2, CO2 को जब हम वाटर में रिएक्ट करवाएंगे या रेन के साथ जब ये मिल जाएगा तो ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3। वैसे ही जब NO2 की रिएक्शन होगी वाटर के साथ ये क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक। वैसे ही ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की जब रिएक्शन होगी वाटर के साथ या रेन के साथ तो क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। समझ आई। और ये है हमारे पास दो किस्म के ऑक्साइड्स बनेंगे जब नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे, एसिडिक और न्यूट्रल। और न्यूट्रल की क्या क्या एग्जांपल्स होंगी हमारे पास, जैसे कार्बन जब रिएक्ट करेगा इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। या हम ले लेंगे H2O, या हम ले लेंगे NO। ये सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये क्या है हमारे पास, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। और ये नो चेंज ऑन लिटमस पेपर पे कोई भी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम किसकी, नॉन मेटल्स की, रिएक्शन विद वाटर, नॉन मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ। अब ध्यान देना जरा इधर, वाटर के साथ क्या होने वाला है। अब देखो ये जो वाटर है ना, H2O, बेसिक भी दिखा रहा हूं इसी में मैं। H2O को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, H और OH, ठीक है। जब मेटल्स की बात की थी हमने तब हमने कहा था कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं उनमें इतनी ताकत है, वो क्षमता है कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेस किसको करना हमने, ऑक्सीजन को। समझ आई बात की। तो ऑक्सीजन को
डिस्प्लेस अगर हमने करना है तो ऑक्सीजन जो है दूसरे नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बताया था ना मैंने, क्या है? फ्लोरीन से पहले, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए हमारे पास ये नीचे वाले तो कभी करेंगे नहीं, तो कौन करेगा? सिर्फ एक बंदा अकेला है, वो है फ्लोरीन। एक माँ का लाल है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, बोलेगा चल निकल जा, मैं आ जाता हूँ तेरी जगह पे। तो सिर्फ एक ही रिएक्शन जो है यहाँ, जनरली कोई रिएक्शन नहीं होगी नॉन मेटल्स की किसके साथ, वाटर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करेगा सिवाय एक के, वो है फ्लोरीन भाई साहब। तो फ्लोरीन भाई साहब क्या करने वाले हैं यहाँ पे, फ्लोरीन प्लस H2O रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एसिड HF प्लस ऑक्सीजन निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। समझ आई? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेस किसको करना है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन जो है खुद इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खुद बोलता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो खुद इतना बड़ा एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, खुद गेन करना चाहेगा। तो वहां पे सिर्फ एक ही बंदा है जो उससे भी ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो है फ्लोरीन। और सिर्फ एक रिएक्शन होगी फ्लोरीन की, और ये रिएक्शन जो है हमेशा याद रखना, यहाँ पे O2 भी बन सकता है, ऑक्सीजन भी, और O3 भी, ओजोन भी बन सकता है। डिपेंड करते हैं कि कितना कितना हम जो है फ्लोरीन और वाटर को रिएक्ट करवा रहे हैं। समझ आई? सिर्फ एक बंदा जो है वो है फ्लोरीन, वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। विद डाइल्यूट एसिड किसकी रिएक्शन है? ये नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स की रिएक्शन। अब इस केस में क्या होने वाला है, जनरली तो नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करेंगे किसके साथ, एसिड्स के साथ, टू रिलीज ऑक्सीजन गैस। जनरली ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, जैसे सल्फर प्लस H2SO4, H2SO4 अगर रिएक्ट करें भी तो क्या होने वाला है, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। या S प्लस HNO3 अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, NO2 नाइट्रोस ऑक्साइड या नाइट्रोस डाइऑक्साइड बनेगा प्लस H2SO4 प्लस H2O। मीन्स ये क्या बनेंगे हमारे पास, बाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स जनरली तो रिएक्शन नहीं होने वाली, एसिड्स के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर की जैसे सल्फर ने रिएक्शन की तो क्या बनाएंगे, डाइऑक्साइड्स बनाएंगे, अपने ऑक्साइड्स बनाएंगे। जैसे सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड बनाए, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बनेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनेंगे, और कुछ बाई प्रोडक्ट बनने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन जो हाइड्राइड्स वाली है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, नॉन मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म स्टेबल हाइड्राइड्स बनने वाले। उस केस में क्या था, मेटल्स के केस में नॉन अनस्टेबल, स्टेबल हाइड्राइड्स बनने वाले हैं। ठीक है? और जैसे HCl, H2, CH4 है ना, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और किसके साथ बन रहा है, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, तो क्या बन गया, CH4, जिसे हम बोलते हैं मीथेन। ठीक है? या NH3, अमोनिया। और ये जो हाइड्राइड्स होंगे ये क्या होंगे, दीज हाइड्राइड्स आर कोवेलेंट। ये हाइड्राइड्स क्या होंगे, कोवेलेंट। हो गई इसके साथ भी रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन विद हेलोजेंस। रिएक्शन विद हेलोजेंस। हेलोजेंस मीन्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन के साथ। तो नॉन मेटल्स फॉर्म हेलाइड्स। यहाँ पे क्या बनने वाले हैं, हेलोजेंस के साथ हेलाइड्स बनते हैं। फॉर्म हेलाइड्स विच आर अनस्टेबल एंड अंडरगो hydrolysis readily. For example, PCl5, PCl3
पेंटाक्लोराइड और यहाँ पे PCl3, ठीक है ना। तो रिएक्शन विद हेलोजन्स के साथ क्या रिएक्शन होने वाली है, जो हैलाइड्स बनने वाले हैं वो अनस्टेबल होंगे और अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। फॉर एग्जांपल PCl5 PCl3, ये है किसके साथ, हेलोजन्स के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ये किसका है, नॉन मेटल्स का। और मेटल्स का क्या था, रिड्यूसिंग बिहेवियर। अब ये देखो, नॉन मेटल्स का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का क्या मतलब है कि नॉन मेटल्स क्या बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों करेंगे, क्योंकि इनकी टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल क्लोरीन की क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, क्लोरीन आयन बनेगा। अब इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, समझना बात को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है कि वो ऑक्सीडेशन करवाएगा, किसी से इलेक्ट्रॉन जो है दिलवाएगा। मीन्स किसी की और की तो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, वहां से तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन खुद क्या हो जाएगी, खुद की जो है इनकी रिडक्शन होगी, खुद ये जो है रिड्यूस्ड हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनकी टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। खुद की क्या होगी, रिडक्शन, खुद रिड्यूस करवाएंगे, लेकिन दूसरे से जो इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे तो उसे हम क्या क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं और खुद क्या क्या कर रहे हैं, ये खुद के साथ जो है अपनी दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं और खुद की जो है खुद रिड्यूस हो रहे हैं। अब जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो हम देखते हैं कि उसे कैसे याद करना है, ज़रा ध्यान देना ज़रा। KNaCl, ZnFePb और H। फिर यहां से शुरू करते हैं, HCu, Hg, Ag, Au और Pt, ठीक है। तो K से क्या आने वाला है, K से अब ट्रिक है एक, देख लो। K से है केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। और यहाँ पे हाई कोर्ट है आपका, A8B, हाई कोर्ट है आपका। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे लिथियम भी जोड़ देना, ठीक है, के ऊपर। ये है मोस्ट रिएक्टिव और ये लीस्ट रिएक्टिव। तो ये हाइड्रोजन क्या रखा हमने, जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनकी औकात नहीं है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की। और दूसरी बात, जो जैसे हम एल्युमिनियम और जिंक की अगर बात करेंगे, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन से रिएक्शन करवानी है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो एल्युमिनियम जो है मोस्ट रिएक्टिव है जिंक से, तो एल्युमिनियम जो है जिंक को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन एल्युमिनियम जो है जिंक को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जिंक जो है एल्युमिनियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद एक और पार्ट बनाऊंगा मैं इसी पे, उसमें जो है बेसिक भी डाल देंगे हम केमिस्ट्री के, ठीक है। ओके, थैंक्स।